ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। अश्विनी घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मरने वाले के हाथ में आपकी घड़ी क्या कर रही थी? राघव ने अश्विनी को घड़ी दिखाते हुए कहा, जो कि उसकी ही थी। अश्विनी ने अपनी घड़ी देखी तो उसे उठाया और कहा, हाँ ये मेरी है, लेकिन ये घड़ी तो मैंने कुछ महीने पहले अपने दोस्त विजेश को दी थी। ये आपके पास कैसे आई? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जिस लड़के का मर्डर हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि विजेश ही था। व्हाट? तो हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हु इज नेक्स्ट। दिन निकलते जा रहे थे लेकिन राघव के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। शालिनी उसी घर में हर रोज डर का सामना कर रही थी। अश्विनी शालिनी को लेकर परेशान था। साथ ही आशुतोष की मौत भी उसे हैरानी में डाली हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ। एक शाम अश्विनी के पास इंस्पेक्टर राघव का फोन आया। उसने अश्विनी को शालिनी और निधि के साथ पुलिस स्टेशन बुला लिया। तीनों स्टेशन आए। राघव ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठाया और खुद अपने 3 इंस्पेक्टर के साथ वहां चला आया। सबसे पहले उसने शालिनी की ओर देखा और बोलना शुरू किया, मिस शालिनी, पुलिस को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। वो सारे खून तुमने ही किए थे और पुलिस को भ्रमित करने के लिए सपनों की झूठी कहानी बनाई। तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम तक पहुंच नहीं पाएगी? जिस दिन आशुतोष का मर्डर हुआ था उस सुबह तुम उसके क्लिनिक क्या करने गई थी? तुमने बेरहमी से उसका कत्ल किया और वहां से चुपचाप निकल गई। तुम जानती थी क्लिनिक में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और तुम इस वारदात को अच्छे से अंजाम दे पाओगी। बोलो, क्यों मारा तुमने आशुतोष को? अश्विनी ने सुना तो हैरानी से शालिनी को देखने लगा। शालिनी ने राघव की ओर देखा और कहा, मैंने उसे नहीं मारा है, बल्कि मेरे सपने में मैंने उसे मारा था। उसे जान का खतरा है यही बताने के लिए मैं उस दिन उसके क्लिनिक गई थी, लेकिन तुम सब की तरह उसने भी मेरा यकीन नहीं किया और मारा गया। शालिनी की बात सुनकर राघव मुस्कुराया और पलटकर अश्विनी से कहा, सो मिस्टर अश्विनी, तुमने कहा कि तुम शहर से बाहर थे, जबकि ऐसा नहीं था। तुमने आने जाने की टिकट्स तो बुक करवाए, लेकिन तुम कहीं और ही गए थे। उस रात तुमने रेलवे स्टेशन पर उस लड़के को मार डाला। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने किसी को नहीं मारा। अश्विनी घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मरने वाले के हाथ में आपकी घड़ी क्या कर रही थी? ये घड़ी आपकी ही है ना? राघव ने उसके सामने घड़ी रखते हुए कहा। अश्विनी ने अपनी घड़ी देखी तो उसे उठाया और कहा, हाँ ये मेरी घड़ी है, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले से अपने दोस्त विजेश को दिया था। ये आपके पास कैसे आई? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जिस लड़के का मर्डर हुआ था वह कोई और नहीं विजेश ही था। राघव ने कहा, व्हाट? इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? और मैंने विजेश को नहीं मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा। कहते हुए अश्विनी रो पड़ा तो राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स, मैं जानता हूं दोनों ही मर्डर तुमने और शालिनी ने नहीं किए हैं, बल्कि किसी और ने किए हैं। कहते हुए राघव ने जैसे ही निधि की ओर देखा, निधि के माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगी। राघव उसके सामने आया और कहा, क्यों मिस निधि, मैं सही कह रहा हूं ना? मैंने ये खून नहीं किए हैं। निधि ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं कि खून किसने किया है। खैर, ये एक लंबी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा और आगे की कहानी निधि बताएगी। राघव ने कहा तो शालिनी और अश्विनी के साथ बाकी स्टाफ भी राघव को देखने लगा। राघव ने बोलना शुरू किया, पहली बार जब शालिनी ने मुझे मर्डर के बारे में बताया था तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कातिल अपना जुर्म खुद कबूल नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इसे छोड़ने इसके घर गया तब मैंने वहां एक अजीब चीज देखी। निधि खिड़की पर खड़ी हम दोनों की बातें सुन रही थी और जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा वह साइड हो गई। मुझे शक हुआ, लेकिन उस वक्त शालिनी बहुत डरी हुई थी और मैंने इसे और डराना सही नहीं समझा, इसलिए मैं वहां से चला गया। स्टेशन आकर मैंने शालिनी के साथ साथ निधि की भी पूरी डिटेल्स निकलवाई और मुझे पता चला कि इन मोहतरमा को काला जादू करने की महारत हासिल है।
इन्हें इनके कॉलेज और हॉस्टल से इसी वजह से निकाला गया था, क्योंकि ये वहां पर सबको डराती थी और खुद को पहुंची हुई तांत्रिक बताती थी। निधि के बारे में पता चलने पर इस पर नजर रखना शुरू किया और इससे बहुत कुछ मेरे सामने आया। तुम सबको बिना बताए मैं एक रात तुम्हारे घर भी गया था और वहां से मुझे वो मिला जिसने निधि को लेकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। कहते हुए राघव ने नीचे पड़ा डिब्बा उठाया और उसमें सारा रखा सामान टेबल पर निकाल कर रखने लगा। उन सब चीजों को देखकर निधि के चेहरे के भाव बदलने लगे, लेकिन वह खामोश बैठी रही। राघव ने टेबल पर सारा सामान रखा, जिनमें खून से सना खंजर, सर्जिकल ब्लेड, काले पत्थर, हड्डियों के टुकड़े, काला चश्मा, काला कपड़ा, एक मोटी काले मंत्रों की किताब, सफेद कपड़े से बने 5 पुतले, लेकिन सब अलग अलग थे और उनमें से एक पुतले के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। शालिनी ने यह सब देखा तो डरकर अश्विनी से चिपक गई। अश्विनी भी ये सब देखकर हैरान था। राघव ने एक पुतली को उठाया जिसके गले से लेकर पेट तक कट लगाया हुआ था। उसे दिखाते हुए राघव ने कहा, ये पुतला उस ऑटो ड्राइवर का पुतला था जिस पर काला जादू करके निधि ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। निधि ने सुना तो वह कांपने लगी, उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगी, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। शालिनी और अश्विनी ने सुना, उन दोनों की आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। राघव ने उसे साइड में फेंका और दूसरा पुतला उठाकर कहा, ये पुतला डॉक्टर आशुतोष का है। इसके हाथों और पैरों में जो कीले चुभी है, इस बात का सबूत है कि इस पुतले पर काला जादू करके उन्हें मार दिया। ये तीसरा पुतला तुम्हारे दोस्त विजेश का है, जिसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। ये चौथा पुतला हवलदार का, और उसे भी निधि ने अपने काले जादू का शिकार बना लिया। 5वीं मौत होने से पहले ही इसका खेल मुझे समझ आ गया, और अब इसने ऐसा क्यों किया ये तो ये खुद ही बताएगी। बोलो निधि, क्यों किया ये सब? क्यों ली तुमने इन सब लोगों की जान? बोलो। निधि ने राघव को देखा और बड़े ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। वह अपनी जगह खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ, करती हूं मैं काला जादू, और इस काले जादू से मैं अश्विनी को पाना चाहती थी। निधि के मुंह से अश्विनी का नाम सुनकर शालिनी और अश्विनी दोनों ने उसे हैरानी से देखा। हाँ अश्विनी, पहले दिन से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ। जो भी मुझे पसंद आया वो किसी और का हो गया, लेकिन इस बात पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैंने शालिनी पर काला जादू करना शुरू कर दिया, उसके खाने में जानवरों का मांस और खून मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसकी आत्मा मेरे जादू के संपर्क में आने लगी और मैंने अजीब अजीब घटनाएं करके उसे डराना शुरू कर दिया। उन सब मर्डर की कहानी बनाकर मैंने इसके सपनों से जोड़ना शुरू कर दिया। वो सब काला जादू था और ये उसे सपना समझकर तो कभी हकीकत समझकर डरने लगी। मुझे लगा ये घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं अश्विनी को पालूंगी। पर यह जिद्दी लड़की वहां से नहीं गई। उसके हाथ में बंधे धागे की वजह से मेरी काली विद्या इस पर काम नहीं कर रही थी। उस घर में रूह का साया है, ये यकीन दिलाने के लिए मुझे अपने हाथ को काटने का नाटक करना पड़ा और इसने मान लिया और वो धागा मुझे दे दिया। मुझे 5 लोगों की मौत की झूठी कहानी बनाकर इन पुतलों को उनके खून से नहलाना था और उसके बाद अश्विनी हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाता। लेकिन तुमसे मेरी खुशियां देखी नहीं गई और तुमने मेरा सच सबके सामने ला दिया। लेकिन इस शालिनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए निधि शालिनी का गला पकड़ लेती है और खा जाने वाली नजरों से उसे घूरती है। राघव और अश्विनी निधि के हाथों उसका गला छुड़वाते हैं और उसे कस्टडी में लेकर निधि ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ निधि। कानून जादू टोना और अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता है, ना ही ऐसी बातों को मानता है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं किसी इनोसेंट को सजा होने नहीं दे सकता। एक लड़के का प्यार पाने के लिए तुमने 4 लोगों की जान ले ली। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सिर्फ शालिनी पर जादू किया था, लेकिन किसी का खून नहीं किया, निधि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन राघव ने उसकी एक नहीं सुनी और जतिन को ऑर्डर दिया कि वह निधि को वहां से लेकर चला जाए। जतिन निधि को अरेस्ट करके वहां से ले गया। राघव अश्विनी और शालिनी के पास आया। शालिनी की आंखों में डर अभी भी समाया हुआ था। उसे देखकर राघव कहने लगा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो,
तुम्हारी वजह से मैं ये केस सोल्व कर पाया हूँ। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब भूलकर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हो। कोशिश करूंगा निधि से और जानकारी निकलवा सकूं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दे सकूं। सर, ये आखिरी मौत किसकी होनी थी? शालिनी ने कहा। छोड़ो ना शालिनी, ये सब जानकर क्या करोगी? ये सब काला जादू निधि कर रही थी और ये सब मौतें हो रही थी। अब जो वो जेल के अंदर है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, अश्विनी ने जल्दी जल्दी में कहा। राघव ने एक नजर अश्विनी को देखा और फिर शालिनी की ओर देखकर कहा, ये सही कह रहा है, तुम्हें अब इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखना। राघव की आंखों में शालिनी को अपने लिए अपनापन और लगाव साफ नजर आ रहा था। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। अश्विनी ने राघव से हाथ मिलाकर कहा तो राघव मुस्कुरा दिया। अश्विनी शालिनी के साथ घर चला आया। उसने उस घर से शालिनी का सामान लिया और उसे लेकर अपने फार्म हाउस पर चला आया, जो कि शालिनी के ऑफिस वाले रास्ते पर ही था। जैसे जैसे रात हो रही थी, शालिनी का दिल बैठा जा रहा था। हर रात आने वाले उन खौफनाक सपनों से शालिनी इतना टूट चुकी थी कि अब सोना ही नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में अभी भी उस आखिरी पुतले का ख्याल चल रहा था। उसने अश्विनी से कहा, अश्विनी, उस सपने मुझे फिर आएंगे। मैं हूं ना शालिनी, आज के बाद एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अश्विनी ने शालिनी को अपनी बाहों में भर लिया और सो गया। रात भर शालिनी किसी मासूम बच्चे से उसकी बाहों में सोई रही। सुबह शालिनी देर से उठी और देखा अश्विनी उसके लिए कॉफी लेकर आया है। वह मुस्कुरा दी। उन बुरे सपनों ने उसका साथ छोड़ दिया था। शालिनी ने जैसे ही कॉफी खत्म की, अश्विनी उसे एक बॉक्स देकर कहता है, इसे पहन लो, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। शालिनी ने सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह अश्विनी के गले आ लगी। उधर राघव ने निधि से उन मर्डर का सच जानने की कोशिश की, लेकिन निधि ने कुछ नहीं बताया। वह बस एक ही बात कहती रही कि उसने मर्डर नहीं किया है। तैयार होकर शालिनी खुद को आईने में देखती है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। बाहर अश्विनी उसका इंतजार कर रहा था। शालिनी कमरे से बाहर चली आई। उसके पीछे से आईने पर खून से अपने आप लिखता चला गया, Who is next? कहानी जारी रहेगी, तब तक मेरे साथ बने रहिए।